हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द थिंक टैंक में। इस वीडियो में आर्टिकल 15 को कवर करेंगे। जैसे कि हमने पहली दो वीडियो में आर्टिकल 12 और 13 और आर्टिकल 14 को कवर करा था और आर्टिकल 13 से रिलेटेड जो भी डॉक्ट्रिन थे उन्हें कवर करा था। इस वीडियो में आर्टिकल 15 और उससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं उसे कवर करेंगे। ठीक है, जिन्होंने पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं गाइस उसे देख लें, जिससे कि आपको ये आर्टिकल 15 और इसी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सारे जितने भी आर्टिकल हैं इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करें जो भी आपकी क्वेरी है, आपको कहाँ कुछ क्वेरी आ रही है या कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा था, राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट की 6 कैटेगरी है, उसमें राइट टू इक्वलिटी एक कैटेगरी, जिसमें आर्टिकल 15 को कवर करेंगे आज, और आर्टिकल 16 और 17 18 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आर्टिकल 15 है या डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन अ ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करता है किन ग्राउंड पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड पर, इन 5 ग्राउंड पर ही डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करने का। यदि कोई छठा ग्राउंड होगा ना, 6 ग्राउंड होगा, उस पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउ कर देगा। और एक कॉन्सेप्ट होगा ओनली वन इन 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करता। बट यदि इन पांचों में से या किसी इन पांचों के में से किसी एक से कोई फैक्टर अटैच है, उस पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करने से रोक नहीं सकता मैं आर्टिकल 15। ऐसे कास्ट है, कास्ट पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं कर सकते हम, ये बोलता है आर्टिकल 15। बट यदि कास्ट के साथ कोई उसका फैक्टर अटैच है, जैसे कास्ट के साथ बैकवर्डनेस अटैच है, हम कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, बट कास्ट के साथ उसकी बैकवर्डनेस अटैच है, बैकवर्डनेस, हम उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे रिलीजन है, रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यदि रिलीजन के साथ उसकी माइनॉरिटी अटैच है, उस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करेगा ये, आगे देखते हैं आगे वीडियो में। आर्टिकल 15 क्लोज 1 क्या कहना, ये कह रहा स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन अ ग्राउंड रिलीजन ऑफ ओनली ऑफ अ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक, स्टेट क्या है? आर्टिकल 15 क्लोज 1 क्या कह रहा है? स्टेट को रोक रहा है कि स्टेट किसी के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। किस ग्राउंड पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, ये स्टेट को रोक रहा यार ना, इसमें सिटीजन की बात की गई है, ये सिर्फ सिटीजन पर अप्लाई है, किसी फॉरेनर को इसका राइट नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी फॉरेनर के साथ तो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है इन बेसिस पर सिटीजन के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने आर्टिकल जो फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी उसमें आपको बता भी दिया था किस किस पर फॉरेनर्स पर किस किस राइट के, किस किस आर्टिकल के अंदर राइट होते हैं। अब 15 क्लोज 1 क्लियर हो गया, 15 क्लोज 2 देखिए। 15 क्लोज क्या करा है? 15 क्लोज 1 क्या करा? वो स्टेट को रोक रहा है कि स्टेट किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। ये कह रहा है कोई भी इंडिविजुअल या सिटीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन 5 ग्राउंड पर। 5 ग्राउंड: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। सब्जेक्ट नहीं है डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग कंडीशन विथ रिगार्ड। मतलब सिटीजन या इंडिविजुअल इन 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी के साथ भी। किसके रिगार्डिंग नहीं कर सकता? एक्सेस ऑफ पब्लिक रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हैं, प्लेस ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट है, यूज ऑफ द वेल हैं, टैंक्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, रोड है, प्लेस ऑफ द पब्लिक रिजोर्ट है, मेंटेन होली और पार्शली आउट ऑफ द स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द जनरल पब्लिक यूज। आर्टिकल 15 क्लोज क्या बना था? वो स्टेट को रोक करता है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी के साथ भी उन 5 ग्राउंड पर। 15 क्लोज क्या करा? कोई भी इंडिविजुअल या सिटीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन 5 ग्राउंड पर। किसके रिगार्डिंग? एक्स बना एक्सेस टू द शॉप पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता, पब्लिक रेस्टोरेंट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, होटल्स पे प्लेस ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट, यूज ऑफ द वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, प्लेस ऑफ द पब्लिक रिजोर्ट,
एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। आर्टिकल 15 क्लोज क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये स्टेट को पावर देता है, स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है किसके लिए, वुमेन प्लस चिल्ड्रन, इन दोनों के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। जैसे कि जिसका है चाइल्ड लेवल प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट है 1978 का, इसमें वुमेन के लिए बनाया। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 है। ठीक है, इस टाइप से हैं। जैसे एक एग्जांपल और प्लेस होती है, इसमें ये आर्टिकल 15 लोग क्या कर रहा है, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है। जेंडर इक्वलिटी, जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कितने फीमेल्स एमपी हैं, आपको भी कुछ नंबर ही याद आएंगे, बस 5-7 नंबर याद आ गए। अरे ये देखा जाए कि कितने फीमेल एमपी मिनिस्टर हैं, वो और कम हो जाएंगे। और ये देखा है कितने फीमेल एमपी कैबिनेट में हैं, वो और रिड्यूस हो जाएंगे। इसलिए इनके जैसे फीमेल के वुमेन के रिजर्वेशन के बात करता है पार्लियामेंट में, टाइप से जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है। 15 क्लोज 4 ये क्या कर रहा है, ये भी पावर दे रहा है, स्टेट प्रोविजन बना सकता है, किसके लिए बनाएगा, किसके अपलिफ्टमेंट के लिए बनाएगा 15 क्लोज 4 के अंदर, ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए और शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाएगा। इसमें आर्टिकल 15 क्लोज में क्या बनाता, वो वुमेन और चिल्ड्रन के बनाया था, इसमें सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाएगा अंडर आर्टिकल 15 क्लोज 4। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर एडिट हुआ था 1951, मतलब ये ओरिजिनली नहीं था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ओरिजिनल नहीं था फंडामेंटल। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था, प्रिपेयर होकर तैयार हुआ था, तब नहीं था ये आर्टिकल 15 क्लोज 4, ये तो 1951 में एडिट किया गया था। इसके रिगार्डिंग केस है, वो हम आगे देखते हैं कैसे ऐड किया गया। 15 क्लोज 5 है, ये भी इम्पावर कर रहा है स्टेट को टू मेक अ रिजर्वेशन इन एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूड अ प्राइवेट स्कूल कॉलेज वेदर or not aided by the government for advancement of the socially educationally disadvantaged class of a citizen or scheduled class or scheduled tribe। ठीक है ना, ये भी पावर दे रहा है स्टेट को, स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है किसके अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल क्लास और आपके शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए बना सकता है। किस रिगार्डिंग बनाएगा, एडमिशन के रिगार्डिंग बनाएगा कि किसी भी जो ये 3 क्लास हैं इनके एडमिशन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेट हो या आपका पब्लिक फंडेड हो और पब्लिक फंडेड ना हो, वो कोई मैटर नहीं करता, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रोविजन बना सकता है। किसके लिए, ये सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, बस याद रखना आर्टिकल 15 क्लोज 4 क्या करता है, वो भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल ट्राइब इनके अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करता है। और जो आर्टिकल 15 क्लोज 5 है, वो स्पेसिफिकली कहता तो इन तीनों के बारे में बात है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और SC और ST के लिए, बट वो स्पेसिफिक एजुकेशन पर्पज से बात करता है, एडमिशन के पर्पज से बात करता है, वो कि एडमिशन के लिए रिजर्वेशन बना सकता है 15 क्लोज 5 के अंदर, अलग स्पेशल प्रोविजन बना सकता है स्टेट। ये 1903 अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 15 क्लोज 5। ये भी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था तब नहीं था ओरिजिनली, ये भी बाद में इंक्लूड करा गया था। हमारे आर्टिकल 15 क्लोज 6 क्या कहता है, ये स्टेट को पावर देता है, स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है किसके अपलिफ्टमेंट और किसके एडवांसमेंट के लिए, एनी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ अ सिटीजन, किसी भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन के लिए बना सकता है, जो भी इकोनॉमिकली वीकर है उसके लिए बना सकता है। ये भी ओरिजिनल था। इसे भी 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया था, 103 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, जब ऐड किया गया था। इसकी एक्सेप्शन है, ये किस पर अप्लाई होगा, जो रिजर्वेशन है विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी पे अप्लाई नहीं होगा, ना ये OBC SC ST SC पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये सिर्फ जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ये जनरल कैटेगरी पर अप्लाई होगा। ठीक है,
जो भी इकोनॉमिकली वीकर हैं उस बेसिस पे उन्हें स्टेट प्रोविजन आप कुछ भी उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। Up to a 10% seat may be reserved for a such section for admission in an education institution। मतलब स्टेट मैक्सिमम 10% सीट भी रिजर्व कर सकता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। ठीक है, क्लियर होगा। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ में पढ़ा था, तो उसमें क्या था, वो भी नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या कर रहा था, सबको इक्वली ट्रीट कर रहा था। और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ये स्टेट और इंडिविजुअल को रोक रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन 5 ग्राउंड पर। आर्टिकल 15 क्लोज 1, 15 क्लोज 2, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हमें क्या पता, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसमें क्या कर रहा था, वो डिस्क्रिमिनेशन अलाउ कर रहा था। यदि कोई अनइक्वल है तो उसे अनइक्वली ट्रीट करो, बट यदि इक्वल है तो इक्वली ट्रीट करो। ऐसे हमारा क्या करना, 15 क्लोज 3, 15 क्लोज 4, 15 क्लोज 5, 15 क्लोज 6, ये क्या करें, ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउ कर रहे हैं। किसके लिए, किस पर्पज से कर रहे हैं कि एक तरीके से सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट हो जाए, बैलेंस बन जाए, इस सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए काम कर रहे हैं ये। जैसे इक्वल प्रोटेक्शन लॉ भी क्या कर रहा था हमारा, वो भी बैलेंस की बात कर रहा था कि ये जो इंडिविजुअल बैलेंस के एक लेवल पे सब क्रिएट हो जाए, कि सब एक लेवल पर आ जाए। जैसे कि बैकवर्ड क्लास है, एक फॉरवर्ड क्लास है, तो दोनों को बैलेंस में लाने की बात कर रहा था। ऐसे ही ये कर रहा है 15 क्लोज 3, 15 क्लोज 5, और सॉरी 15 क्लोज 4, 15 क्लोज 6, ये क्या कर रहे हैं, ये भी बैलेंस की बात कर रहे हैं कि जो बैकवर्ड क्लास है या जो भी रिसोर्स लेस है, जो इकोनॉमिकली वेल नहीं है, सोशली वेल नहीं है, तो उन्हें अपलिफ्टमेंट की, एडवांसमेंट की बात कर रहा है। जब वो एडवांस हो जाएंगे तब उन्हें ये स्पेशल प्रोविजन नहीं मिलेंगे। पर जब तक जो सोसाइटी या जो कम्युनिटी इकोनॉमिकली वीकर है या जो सोशली वेल नहीं है, जो प्रॉब्लम फेस कर रही है सोसाइटी में, उसे कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं जिससे कि वो जो अपर क्लास है उसके लेवल में आ जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ होता है ना। अब जैसे इम्पोर्टेंट जजमेंट, चलो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं इसके। जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है आर्टिकल 15 से रिलेटेड, जैसे पहला डीपी जोशी, वैसे स्टेट होता मध्य भारत। जो मध्य भारत है ना, आज जो आज मध्य प्रदेश है उसे ही कहते हैं, आज का जो मध्य प्रदेश है उसे मध्य भारत। इसमें क्या था, एक इंदौर में मेडिकल कॉलेज था, उसमें क्या था, डिस्क्रिमिनेशन कर देता डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के बीच में। जो डोमिसाइल स्टूडेंट थे उन्हें तो कैपिटेशन फीस थी जो कॉलेज की, वो पे नहीं करनी थी, पर जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट थे उनको कैपिटेशन फीस पे करनी थी। तो ये चैलेंज किया गया था कोर्ट में, और कोर्ट ने जो ये कॉन्सेप्ट था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि ये हमारा आर्टिकल 15 को वायलेट कर रहा है। तो ये केस हमारे आर्टिकल 15(1) क्लोज के अंदर कवर हो रहा है, उन्होंने डिस्क्रिमिनेट कर रहा था नॉन डोमिसाइल और डोमिसाइल स्टूडेंट के बीच में। क्या रहता, नैन सुखदास वैसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस। इसमें क्या था, जो स्टेट ने एक इलेक्शन बोर्ड कंस्ट्रक्ट कर दिया था, बना दिया था, किस स्पेसिफिकली रिलीजन बेसिस पर बना दिया था, तो इसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये केस उससे डील करता है। यूसुफ अब्दुल अजीज वैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे केस। इसमें क्या चैलेंज किया, 497 ऑफ आईपीसी को चैलेंज किया गया था। 497 आईपीसी क्या कहती है, 497 जो 497 है वो ये क्या, वो अडल्ट्री इसे डील करती है। इसमें 497 क्या कहती है, जो अडल्ट्री का केस होगा उसमें सिर्फ मैन ही पनिशेबल होगा, फीमेल को इम्यूनिटी प्राप्त है इसमें। अडल्ट्री क्या होती है, यदि कोई मैन है, कोई मैन है, तो वो किसी मैरिड वुमेन के साथ सेक्सुअली रिलेशन बनाता है बिना उसके हस्बैंड की कंसल्ट से, तो
उस प्रोसेस को अडल्ट्री कहते हैं। इसमें क्या हुआ, जो वो मैन है जिन्हें सेक्सुअली रिलेशन बनाया है बिना उसके हस्बैंड की कंसल्ट से, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट मिलेगी, ना कि फीमेल को इम्यूनिटी प्राप्त है इसमें। तो इसमें यूसुफ अब्दुल अजीज वैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में इस जो ये 497 है आईपीसी को, इसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया था और ये कहा था कि हमारी सोसाइटी में फीमेल को कुछ इम्यूनिटी प्राप्त है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था, वैलिड डिक्लेयर कर दिया था। अब ये यूसुफ सिन्हा वैसे स्टेट ऑफ वैसे यूनियन ऑफ इंडिया केस, जोसेफ सिन्हा वैसे यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें क्या कर दिया था, अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था और 497 को अबोलिश कर दिया गया था। चंपाकम दुराई राजन केस वैसे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस 1951 का। इसमें क्या था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने क्या करना था, रिजर्वेशन अलाउ कर दिया था। इसने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में स्टेट ने रिजर्वेशन अलाउ कर दिया था बैकवर्ड क्लास को सोसाइटी की। और जो इसमें चैनल हुआ चंपाकम दुराई राजन केस में, उसमें क्या क्या कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 15 को वायलेट कर रहा है, क्योंकि उस टाइम तक हम पे आर्टिकल 15 क्लोज 4 नहीं था, जो हमारे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात कर रहा है उस समय। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 15 क्लोज 4 को ऐड किया, जिसके अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकते हैं किसी भी बैकवर्ड क्लास को या शेड्यूल क्लास को, शेड्यूल ट्राइब को, तभी ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो गया। जैसे एक बार बताता हूँ, चंपाक राजन दुराई राजन केस में वैसे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि स्टेट ने क्या करा था, उसमें स्टेट ने रिजर्वेशन अलाउ कर दिया था बैकवर्ड क्लास के लिए, सोसाइटी के लिए। वो क्या कर रहा था, वो हमारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट को, आर्टिकल 15 को वायलेट कर रहा था, जो फंडामेंटल राइट हमारा उसे वायलेट कर रहा था। तो ये चैलेंज किया, तो कोर्ट ने क्या करा, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसके अंदर आर्टिकल 15 क्लोज 4 को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 15 क्लोज 4 क्या करा, हमारे बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करा कि स्टेट कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन बना सकता है बैकवर्ड क्लास के लिए। तब ये जो ये हमारे प्रोविज़न को वायलेट कर रहा था, वो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो गया। एम आर बालाजी वैसे स्टेट ऑफ मैसूर, एम आर बालाजी वैसे स्टेट ऑफ मैसूर, इसमें क्या करा स्टेट ने सब जितनी कम्युनिटी थी सबको ही रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया इस स्टेट की, जिसका टोटल रिजर्वेशन 68% आया। कितना है, 68% आया, यदि कैलकुलेट कर गया तो टोटल रिजर्वेशन इतना आया। तो कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और कोर्ट ने उसमें ये भी कहा जो बैकवर्डनेस है, एम आर बालाजी वैसे स्टेट मैसूर केस में ये भी कहा जो बैकवर्डनेस है, बैकवर्ड मस्ट भी सोशली और एजुकेशनली होनी चाहिए, कि बैकवर्डनेस बेस होनी चाहिए सोशल और एजुकेशनली, बैकवर्डनेस के बेस पे होनी चाहिए। और आप कोर्ट ने ये जो कास्ट है, कास्ट के बेसिस पर ही आप ओनली वन कास्ट के बेसिस पे, केवल कास्ट के बेसिस पे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि बैकवर्डनेस को। और ये एम आर बालाजी वैसे स्टेट ऑफ मैसूर केस में ये कहा 15% की सीलिंग भी लिमिट इम्पोज कर दी थी रिजर्वेशन पे कोर्ट ने। और ये जो क्लासिफिकेशन किया था बैकवर्ड क्लास का, बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासेस में, उसे भी अनवैलिड कर दिया था उस क्लासिफिकेशन को। फिर आया इंद्रासानी केस में इंद्रासानी वैसे यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसे मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। इसमें क्या, जो भी एम आर बालाजी केस में जो कोर्ट ने जजमेंट दी थी उन सबको रिवर्स कर दिया। इसमें क्या, कास्ट बेसिस पे आप मतलब केवल कास्ट बेसिस पे भी आप बैकवर्डनेस को डिटरमाइन कर सकते हो। और जो क्लासिफिकेशन था बैकवर्ड क्लास का
इनटू बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासेस में, उसे भी वैलिड डिक्लेयर कर दिया इंद्रासानी केस में। जो इंद्रासानी केस है ना, ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उससे डील कर रहा था, जो भी रिजर्वेशन थे उसे डील। हम आर्टिकल 16 में और क्लियर कर लेंगे इसे, बस याद रखना ये एडमिशन के पर्पज से नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से डील कर रहा था। जो भी रिजर्वेशन हुए थे गवर्नमेंट जॉब में उससे डील कर रहा था ये, ठीक है। जो भी रिजर्वेशन हुए थे मंडल कमीशन के अंदर, जो मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए थे रिजर्वेशन के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, उससे डील कर रहा था, ठीक है। इसमें एक ये और नोट होगा, इंद्रासानी केस में क्रीमी लेयर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। क्रीमी लेयर क्या जो भी प्रिविलेज क्लास है, इकोनॉमिकली वेल पर्सन है बैकवर्ड क्लास के अंदर, कि उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, कि उनको ये प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, भले ही वो बैकवर्ड क्लास आ रहे हैं पर वो इकोनॉमिकली वेल है, सोशली वेल है, तो उन्हें इस प्रोविज़न से एक्सक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि वो जो भी प्रोविज़न मिल रहे थे, जो भी गवर्नमेंट बनाई थी, वो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं क्रीमी लेयर, ठीक है। क्रीमी लेयर जो रिजर्व कैटेगरी है उसके जो रिजर्व कैटेगरी हैं उसके अंदर जो भी वेल हैं, प्रिविलेज सेक्शन है, तो उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाए, जो रिजर्वेशन बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, अशोक कुमार वैसे यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या करा, चैलेंज किया गया था 93rd अमेंडमेंट में, जिसमें इंसर्ट किया था आर्टिकल 15 क्लोज 5 को, मतलब 15 क्लोज 5 को इसमें चैलेंज किया गया था अशोक कुमार वैसे यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इसमें क्या कोर्ट ने क्या करा, इसे वैलिड डिक्लेयर कर दिया कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ये क्या करता है, ये डील कर रहा था, जैसे हमारा आर्टिकल 15 क्लोज 5 क्या किससे करता है, ये एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन से में रिजर्व एडमिशन के पर्पज से डील कर रहा है। ये डील कर रहा था जो एड्रेस है, रिजर्वेशन है, एड्रेस रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो भी रिजर्वेशन दिया जा रहा था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उससे डील कर रहा था। पर उस कोर्ट ने इसे वैलिड डिक्लेयर कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है आर्टिकल 15 क्लोज 5। बट ये भी कहा कि बैलेंस मेंटेन करके रखें मेरिट और रिजर्वेशन में, जो भी मेरिट है और रिजर्वेशन में वो इसे बैलेंस करके रखें, और ये भी कि जो क्वालिटी है और स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, दोनों को ही मेंटेन करके रखें, ठीक है। इंद्रासानी केस किससे डील कर रहा था, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो भी रिजर्वेशन दिया जा रहा था मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पे, उससे डील कर रहा था। इसमें क्या, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उससे डील कर रहा था, ये वैलिड डिक्लेयर कर दिया था। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जैसे एक है डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे रोकता है आर्टिकल 15 क्लोज में 5, रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, सेक्स बेस पे नहीं कर सकते, कास्ट बेस पे नहीं कर सकते, रेस बेस पे नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड पर, याद रखना है 5 ग्राउंड पर ओनली वन, वो इस 6ठा ग्राउंड में टाइप कर देना अपनी साइड से ही। अब इसके जो भी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एग्जाम्पल हैं आर्टिकल 15 के, वो देख लेते हैं। ऐसा भी पढ़ा था 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे सकते हैं, 10%, 27% बैकवर्ड क्लास को दे सकते हैं रिजर्वेशन, जो कि सिर्फ बैकवर्ड क्लास में किसको, नॉन क्रीमी लेयर को, क्रीमी लेयर को नहीं, क्रीमी लेयर को तो एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। ये रिजर्वेशन वुमेन्स को दे सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो आज 15% रिजर्वेशन शेड्यूल क्लास के लिए अवेलेबल है आज के टाइम पर, 7.5% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के लिए अवेलेबल है इन एजुकेशन, ठीक है गाइस। अगर कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी क्वेरी हो कमेंट करना, जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो कैसी लग रही है आप बताएं तो सही, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगा, ठीक है गाइस। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।